हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी एमजे ट्रिक्स। मेरा नाम है मोहित गंगवार। पिछले वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। हमने महात्मा गांधी का सामान्य जीवन परिचय पढ़ा। हम लोगों ने महात्मा गांधी से जुड़े हुए अन्य तथ्य जैसे कि उनको दी जाने वाली उपाधियां, उनके द्वारा कुछ अन्य कार्य, उनके द्वारा जो आश्रम स्थापित किए गए थे उनको देखा और भी बिंदुओं को देखा था। आज हम लोग महात्मा गांधी का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम महात्मा गांधी के आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पीईटी का एग्जाम डेट आपकी आ गई है। 20 अगस्त से ये एग्जाम होने को है। तो इसमें आपने अगर इसका परीक्षा का पैटर्न देखा होगा तो उसमें देखने पे आपको ये पता चलेगा कि जो जीएस के डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सभी को 5-5 अंक दिए गए हैं, जिसमें से आधुनिक भारत के इतिहास को 5 नंबर दिया गया है। आप समझ रहे हैं ना, आधुनिक भारत के इतिहास की इंपॉर्टेंस। तो इसी के हिसाब से और मिडिवल और एंशियंट हिस्ट्री को मिला के 5 नंबर दिए गए हैं। इसका मतलब आधुनिक भारत का इतिहास हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जीएस में। और भी जो कंपोनेंट है, जैसे कि ज्योग्राफी में भी 5 नंबर का, या पूरा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों को मिला करके 3 नंबर, वो 5 नंबर दिया गया है। बाकी मैथ का, रीजनिंग का, सबका 5-5 नंबर से इस तरीके से पेपर का पैटर्न डिसाइड किया गया है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जीएस की महत्ता आप लोग समझ रहे होंगे। उसी के अनुसार आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी का रोल भी किसी से छुपा नहीं है। तो महात्मा गांधी से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका पार्ट 3 है। उत्तर प्रदेश पीईटी के एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले महात्मा गांधी के आंदोलन में देखेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ है। तो यहाँ पर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको कोई भी 4 आंदोलन दे देगा, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। आपसे कह देगा इन सभी आंदोलनों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ। तो इन सभी प्रश्नों को आप तभी हल कर पाएंगे जब इनसे संबंधित तिथियां आपको याद रहेंगी। दूसरी बात, अलग अलग सत्याग्रहों में ये किसके लिए था। जैसे कि प्रश्न बनता है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ग के लिए था, तो ये किसानों के लिए था। किसानों के प्रति यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ये जो अहमदाबाद मिल है, ये सूती वस्त्र के मजदूर जो थे उनके लिए था। ऐसे खेड़ा सत्याग्रह किसानों के लिए था। रॉलेट सत्याग्रह ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ये पूरा आपका अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम था। तो इसमें सभी वर्ग सम्मिलित थे। असहयोग आंदोलन भी ऐसे पूछा जा सकता था। तो इसी तरीके से प्रश्न इसमें बनते हैं। और किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं कि किस सत्याग्रह का क्या कारण था, उसका क्या परिणाम निकला, किस तरीके से वो आंदोलन किया गया, कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति उनमें शामिल थे। तो इस तरीके के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह जो है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया है। यह सत्याग्रह पहला है महात्मा गांधी जी का। भारत में पहला सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण क्या है, बिहार में एक जिला है जहां पर एक किसान है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है, ये राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के आमंत्रण पर महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जाते हैं और वहां पर किसानों की समस्याओं को सुनते हैं। अब बात आती है किसानों की समस्या वहां पर क्या रहती है। तो वहां पर जो गोरे बगान मालिक रहते थे, यानी कि जो अंग्रेज जो बगानों के मालिक रहते थे, खेतों के मालिक रहते थे, वो किसानों पर जबरदस्ती 3 कठिया पद्धति को जबरदस्ती करवाते थे। अब बात आती है 3 कठिया पद्धति, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि 3 कठिया पद्धति किससे संबंधित है, किस सत्याग्रह से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। 3 कठिया का मतलब होता है 3/20 भाग पर नील की खेती करना। नील की खेती करना, नील की खेती करना 3/20 भाग पर। देखिए यहां पर लिखा हुआ 3 और नीचे लिखा हुआ 20। तो 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है। ठीक, कट्ठा और बीघा आप जानते होंगे। 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है और उस 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते थे उस समय, तब आप पर जबरदस्ती टैक्स वसूला जाता था और शारीरिक दंड भी दिया जाता था।
तो इसीलिए तीन घटिया पद्धति के विरुद्ध राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण बुलाया जाता है और किसानों की समस्या वहां पर वो सुनते हैं और एक सत्याग्रह करते हैं, जहां पर उसके परिणाम स्वरूप जो भी टैक्स वसूली की जा रही होती थी उसका 25% उन लोगों को वापस करना होता था। तो यहां पर देखिए अवैध वसूली का 25% वापस कर दिया जाता था। तो अब सवाल ये होता है कि जो ये गोरे बागान मालिक रहते थे ये नील की खेती क्यों करवाना चाहते थे किसानों से। तो नील एक पौधा होता है जिसकी जड़ें जो है जमीन से बहुत नीचे तक होती धसी रहती हैं और बार बार नील की खेती करने से वो जगह या जमीन जो है वो खराब हो जाती है, बंजर तरीके की हो जाती है। इसीलिए किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, जबकि अंग्रेज इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि नील कपड़ों की रंगाई में प्रयुक्त होता है। नील का पौधा कपड़ों की रंगाई में प्रयुक्त होता था और ये नील यहाँ से ब्रिटेन ले जाते थे, वहां से कपड़ों को रंग के फिर भारत में लाया जाता था। और भारत क्या था, एक जो निर्मित वस्तुएं होती थी उनका एक बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। तो इसीलिए ये नील की खेती अंग्रेज वहां पर करवाते थे और ऐसा नहीं करने पर क्या होता था, जबरदस्ती उनपे टैक्स लगाया जाता था, शारीरिक दंड दिया जाता था। तो इसी को लेके राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ये आंदोलन किया गया है महात्मा गांधी द्वारा और इसमें जितनी भी अवैध वसूली हुई है उसका 25% गोरे बागान मालिकों ने किसानों को वापस किया है। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी कौन कौन लोग थे। तो ध्यान रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, प्रसाद और कोलार। इन व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने होंगे। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का सहयोग या महात्मा गांधी के सहयोगी कौन कौन व्यक्ति थे, तो इन व्यक्तियों के नाम आपको पता होने चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने विरोध किया, तो आपको लगाना है NG रंगा। ये NG रंगा व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान विरोध किया था। तो इतने प्रश्न बनते हैं चंपारण सत्याग्रह से संबंधित। अगला हम लोग देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो ये समझ में आ गया, ये किसानों के लिए था चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो यहाँ पर ये मजदूर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये मजदूरों के लिए किया गया आंदोलन था। और ये कब हुआ है, तो फरवरी से मार्च 1918 के बीच। चंपारण सत्याग्रह के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन होता है, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये MG यानी कि महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल इसी आंदोलन के दौरान होती है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में ही महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल होती है और प्लेग बोनस को लेकर इसमें विवाद था। अब प्लेग बोनस क्या होता है, तो ये अहमदाबाद आप जानते हैं गुजरात में है। गुजरात में जब एक बार प्लेग फैल गया था तो पूरे गांव के गांव पूरे समाप्त हो गए थे। प्लेग जब भी प्लेग फैलता था तो वहां पर एक नियम था, किसानों को बोनस दिया जाता था। तो वो बोनस प्लेग के दौरान दिया जाता था, लेकिन इस बार ये जो आंदोलन हुआ है उससे पहले जो अंग्रेज थे उन्होंने ये बोनस देने के लिए किसानों को मना कर दिया था। तो इसीलिए ये आंदोलन हुआ है और इसी प्लेग बोनस को लेकर ये विवाद था। महात्मा गांधी जी जाते हैं और बोनस दिलवाने का भरोसा दिलवाते हैं और मजबूरन ब्रिटिश सरकार को 35% बोनस देना पड़ता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कितने % बोनस देने के लिए अंग्रेज बाध्यकारी हो गए थे, तो बाद में तो 35% पर बात बन गई थी। प्रश्न पूछा जाता है महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल कौन से आंदोलन में, तो आंसर क्या होगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक, तो ये हो गया आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तीसरे नंबर पे आता है खेड़ा सत्याग्रह। ये खेड़ा भी गुजरात में है और ये सत्याग्रह हुआ है मार्च 1918 में, इसी अहमदाबाद मिल आंदोलन के तुरंत बाद। ये फरवरी से मार्च, ये फरवरी में स्टार्ट हुआ है, ये मार्च में स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर क्या रहा, तो यहां पर कहानी ये भी किसानों के लिए ही है, लेकिन जब अकाल पड़ता था तो पूरी फसलों की फसलें नष्ट हो जाती थी या कोई भी उत्पादन नहीं होता था। तो इसीलिए जब उत्पादन नहीं होगा तो किसान लगान क्या देंगे, कर क्या देंगे, राजस्व की उगाही कैसे किस प्रकार करेंगे अंग्रेज, तो इसी बात के लेकर चिंता रहती थी। तो जब फसल नष्ट होने के बाद भी लगान वसूली अंग्रेज यहाँ पर कर रहे थे।
तो इसी के बदले में जो वहां के किसान थे वो क्षुब्ध हो गए थे कि जब कोई उत्पादन ही नहीं हुआ है तो हम लगान क्यों दें, कर क्यों दें। तो किसानों के समर्थन में गांधी जी जाते हैं और इसी खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल का भी उदय होता है, जो कि अपनी वकालत कर रहे होते हैं। अपनी वकालत छोड़कर महात्मा गांधी जी के कहने पर ये खेड़ा जाते हैं और महात्मा गांधी जी का सहयोग करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है विठल भाई पटेल, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, और ये भी जाते हैं महात्मा गांधी जी के साथ। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह अगर कौन सा है, तो खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह को ही क्या कहा जाता है, प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह। तो ये प्रश्न बनते हैं खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित। अब आ जाते हैं रॉलेट सत्याग्रह में। रॉलेट सत्याग्रह जो कि 1919 में हुआ है, रॉलेट सत्याग्रह का हुआ है 1919 में। ध्यान रखेंगे ये रॉलेट सत्याग्रह 1919 ये जलियांवाला बाग से पहले की घटना है, ठीक है। और इसमें क्या है, अखिल भारतीय राजनीति में ये महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस सत्याग्रह को महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पहला साहसिक कदम माना जाता है, तो आंसर आएगा रॉलेट सत्याग्रह। अब ध्यान रखेंगे कि इसमें रॉलेट सत्याग्रह में क्या था, तो जो ये रॉलेट है इसमें क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष तक बिना किसी संदेह के गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसीलिए इस कानून को क्या कहा गया, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून कहा गया, इसी रॉलेट एक्ट को। इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था और इसीलिए इसे अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम माना जाता है। अखिल भारतीय राजनीति यहाँ पर ये शब्द क्या इंगित करता है, क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों ने योगदान दिया था या सभी वर्ग शामिल हुए थे। जैसे खेड़ा सत्याग्रह केवल किसानों का था, ठीक है, ऐसे ही अहमदाबाद मिल ये सिर्फ मजदूरों का था, एक क्षेत्र विशेष तक सीमित था, अहमदाबाद तक। ऐसे ही चंपारण सत्याग्रह केवल बिहार तक सीमित था। लेकिन रॉलेट सत्याग्रह अखिल भारतीय स्तर पर पूरा प्रसिद्ध हो गया, इसीलिए इसको अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम माना जाता है। तो बिना किसी दलील के ये मैंने बता दिया, इसीलिए रॉलेट सत्याग्रह किया गया। अब आ जाते हैं हम असहयोग आंदोलन पे। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक हुआ है, और ये असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन है, ये भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। सबसे बड़ा जन आंदोलन यानी कि सबसे ज्यादा व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया है। इसमें 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। और इसमें एक तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना की गई थी, जिसमें बहुत सारे पैसे भी जमा हो गए थे कम समय में। और ये इसका कारण क्या था असहयोग आंदोलन का, तो यहाँ पर कारण लिखा हुआ है, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन सभी कारणों की वजह से असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी को शुरू करना पड़ा था। क्योंकि ना तो खिलाफत आंदोलन से अंग्रेज मान रहे थे, ना तो रॉलेट सत्याग्रह से अंग्रेजों के कान पे जूं रेंग रही थी, ना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों को समझ में आ रहा था। तो इसी के लिए असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि तुर्की एक देश है और ब्रिटेन और तुर्की एक दूसरे के अपोजिट थे। ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ता था, और जबकि ये जो तुर्की है ये मित्र राष्ट्रों के विरोध में लड़ रहा था जर्मनी के साथ। तो यहाँ पर भारतीय मुसलमानों द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई, अगर तुर्की और ब्रिटेन आपस में भिड़ जाते हैं, और तुर्की का हारना तो तय ही था, तो अगर तुर्की हार जाता है तो तुर्की का विभाजन हो जाएगा। और उस समय तुर्की में खलीफा का पद होता था। खलीफा यानी कि मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, ऐसे समझ लीजिए। तो अगर विभाजन हो जाता है तुर्की का, तो खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसी भारतीय मुसलमानों को आशंका थी। तो जो कि बाद में अंग्रेजों द्वारा ये भरोसा दिलाया गया कि खलीफा का पद समाप्त नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से बाद में ये खिलाफत आंदोलन हालांकि बंद हो गया था 1922 के आसपास। तो ये खिलाफत आंदोलन, इसमें भी अंग्रेज जो है नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में। रॉलेट सत्याग्रह जिसमें बताया ही था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही केवल गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी के एवज में 2 व्यक्ति थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू।
इन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में 1000 लोग आराम से बैठ के अनशन कर रहे थे या शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, और उस पूरे परिसर में सिर्फ एक ही गेट था जिससे कि सारे लोग निकल सकते हैं। तो REH डायर, जिसे जनरल डायर कहा जाता है, उसने वो गेट बंद करवा दिया और उन सभी निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए। तो इसी बात से क्षुब्ध होकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत में ही महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि भी वापस की थी, और इन्हीं 3 कारणों की वजह से असहयोग आंदोलन की शुरुआत भारत में होती है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस कब ले लिया। तो ध्यान रखेंगे, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा क्या है? ये गोरखपुर में स्थित एक स्टेशन है, जहां पर क्या हुआ था, जहां पर कई सारे लोगों ने वहां पर जो पुलिसकर्मी थे उन पर वो पूरी पुलिस की चौकी जला दी थी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी लगभग मारे गए थे। इसी घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा ये भी पूछा जाता है कहाँ है, तो गोरखपुर में है। चौरी चौरा घटना कब हुई ये भी पूछी जाती है। तो ये चौरी चौरा की घटना आप लोग लिख लीजिए, ये यहां पर लिख देता हूं, 4 फरवरी 1922। ये है चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि। आपकी किताबों में जैसे कि लूसेंट में 5 फरवरी 1922 लिखी है, उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया चौरी चौरा कांड के बाद यहाँ पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। अब अंतिम जो आंदोलन है आज का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 31 के बीच हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें नमक कानून महात्मा गांधी जी द्वारा तोड़ा जाता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है और दांडी यात्रा आरंभ की जाती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या, दांडी यात्रा के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। दांडी यात्रा शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी 12 मार्च 1930। कब करते हैं? 12 मार्च 1930, और ये चलती है 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी यात्रा यहाँ पर की जाती है महात्मा गांधी जी द्वारा, और नमक कानून तोड़ा जाता है, और इसी के बाद औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भारत में की जाती है। तो ये हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा की। इसका जो अंतिम पार्ट आएगा उसमें मैं आपको महात्मा गांधी जी के दर्शन, सिद्धांत और जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है या उनके जो वैचारिक दृष्टिकोण है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।